सुप्रभात बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 विषय हिंदी पुस्तक आरोह गद्य खंड पाठ 5 गलता लोहा, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना आपको चाहेंगे। शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ और आप छठे और सातवें दशक के सशक्त कहानीकार के रूप में उभरे। और इतना ही नहीं, आप प्रगतिशील लेखनी नई कहानी आंदोलन का जो प्रगतिशील पक्ष था उसके आप प्रणेता थे, उसके आप कुशल हस्ताक्षर थे। तो प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व आपने किया नई कहानी लेखन आंदोलन में। आपकी रचनाएं रही हैं मेहनतकश और परेशान, लोगों की भावनाओं को उकेरना। आपने उनकी मनोदशा का वर्णन अपनी लेखनी का माध्यम बनाया है, कुछ समाज का वर्णन किया है। बहुत सारी आपकी रचनाएं हैं, जिसमें से दाज्यू एक कहानी है जिस पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। और आपकी भाषा सहज सरल संप्रेषणीय रही है, प्रभाव उत्पादक रही है, अर्थ का द्योतन करने में बड़ी सक्षम रही है। तो इस प्रकार से आपने गलता लोहा कक्षा 11 के सिलेबस में रखा है। इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जो ये कहानी की कला है एक प्रतिनिधि नमूना है, लेकिन इसमें जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण देने में सक्षम होती है कि एक पृथक जाति का, एक सवर्ण जाति का, एक उच्च जाति का व्यक्ति कैसे वह अपनी परंपराओं को छोड़ करके एक अपने मित्र, जो कि निम्न के वर्ग कह सकते हैं, उसके पेशे को कैसे अपना लेता है। यह अपने आप में एक मिसाल है। और इसी बात को इस गलता हुआ लोहा के माध्यम से लेखक बनाने में, लेखक वर्णन करने में सक्षम है। तो आइए थोड़ा सा हम इस संदर्भ में आपको बताते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि पूरे पाठ से यदि हम गुजरते हुए देखते हैं, पूरे पाठ पर यदि हमारा दृष्टावलोकन होता है, तो मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि एक निर्धन युवक किस तरह से अपनी परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां से उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। एक लड़का होता है जो होता है मोहन, और इसी मोहन के व्यक्तित्व और जाति पर आधारित ये कहानी अपनी कथा और व्यथा को बताती है। कहानी की शुरुआत होती है, मोहन अपने खेत के लिए निकलता है, अपने खेत में काम करने के लिए निकलता है, क्योंकि उसके खेत के चारों तरफ कटीली झाड़ियां हो गई हैं। उन कटीली झाड़ियों को साफ करने के लिए एक हंसुआ लेकर के वह निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि
मोहन का पिता पंडित वज्जीधर बूढ़े हो चुके हैं और उनका पेशा कृषि के साथ साथ पुरोहित है और जिससे जो कुछ भी अर्जन होता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। किंतु वे अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब न तो उनसे खेती बाड़ी का ही कार्य होता है और न ही अब पुरोहिताई का ही कार्य होता है। ऐसी स्थिति में मोहन एक होनहार लड़का है और अपने पिता के कार्यों में उन्हें सहयोग देने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार से वह जब रास्ते में जा रहा होता है तो एक हसुआ लिया हुआ होता है और वो हसुआ धार विहीन होता है। उसमें धार देने के लिए वो एक बढ़ई लोहारों की बस्ती में जाता है, शिल्पकार की तरफ हो जाता है। वहां अपने बचपन के एक मित्र से मिलता है जिसका नाम होता है धनराम, जो मोहन के साथ पढ़ाई किया हुआ होता है। मोहन बड़ा ही मेधावी छात्र था, पढ़ने में बड़ा अच्छा था और इसके साथ साथ धनराम मंदबुद्धि का बालक था। अक्सर कक्षा में मोहन की प्रशंसा करते थे टीचर, सबका चहेता था और वहीं पर धनराम अपने कार्यों को नहीं कर पाता था जिसके कारण उसकी पिटाई भी होती थी और उस पर जातिगत व्यंग भी होते थे। शिक्षकों की नजरों में धनराम आलसी प्रकृति का, लेकिन जब वो इस प्रकार से मोहन की प्रशंसा होती थी और धनीराम की उपेक्षा होती थी तो भी धनीराम के मन में मोहन के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। उसकी मित्रता अपनी जगह बरकरार रहती थी। वह अपना प्रतिद्वंदी कभी नहीं मानता था मोहन को। स्थितियां बदलती हैं। धनराम पढ़ने में कमजोर था, इसलिए बहुत आगे नहीं बढ़ सका। वो वापस लौट करके अपने पिता के व्यवसाय को जैसे कि तैसे अपना लेता है। किंतु मोहन पढ़ने में अच्छा होता है और उसकी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसके पिताजी शहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। किंतु जब मोहन बाहर जाता है, अपने किसी पड़ोसी के यहाँ रहता है, उसके साथ बड़ा ही सौतेला व्यवहार होता है। उसको एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नौकर समझ लिया जाता है। पूरा नौकर जैसा कार्य वो करता है। ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है जहां पर समुचित प्रबंध नहीं है शिक्षा व्यवस्था की। परिणाम स्वरूप मोहन वैसा परिणाम नहीं दे सकता है, वैसा परिणाम नहीं दे पाता है जैसा कि उसके माता पिता सोच करके उसे बाहर भेजे हुए। यहां पर थोड़ा सा मैं एक शब्द और बोलना चाहूंगा अपने बच्चों से कि वे किसी भी कंडीशन में कक्षा 12 तक अपने बच्चों को अपने पास रखें। किसी भी दूसरे के यहाँ या किसी भी जगह, ऐसी जगह उसको न भेजें जहां से उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा, संरक्षा और पढ़ने की उचित प्रबंध न हो। क्योंकि जो व्यवस्था आप दे सकते हैं, कितने ही अभाव में क्यों ना हो बात,
जो व्यवस्था आप दे सकते हैं वह अगला व्यक्ति आपके बच्चे को वह व्यवस्था नहीं दे सकता है जिसकी आप कामना करते हैं। ठीक यही स्थिति मोहन के साथ भी घटित हुई। उसको विद्यार्थी कम नौकर ज़्यादा समझा गया और परिणाम स्वरूप बंशीधर और मोहन के उद्देश्यों पर पानी फिर गया। कहाँ बहुत बड़ा सपना देख करके मोहन को भेजे थे पढ़ाने के लिए कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, किंतु वह सब धराशायी हो गया। उधर मोहन अपनी जैसी तैसी पढ़ाई करके अब रोजगार के चक्कर में मिल, फैक्ट्री, कार्यालयों में चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं से भी उसे कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ी। पुनः वह अपने घर वापस आ जाता है। पिता भी असंतुष्ट होते हैं, किंतु पिता भी अब उस लायक नहीं है कि बच्चे की आर्थिक मदद कर सके। वह अपने पिता के व्यवसाय को अर्थात खेती को पुनः करना प्रारंभ कर देता है। खेती करने में उसे बड़ी कठिनाई होती है। फिर पुनः वह एक दिन अपने मित्र के ऑफर में जाता है और वहां उसके पास बैठ जाता है। मित्र धनराम अपने ऑफर में एक लोहा है उसे गर्म कर रहे होते हैं, किंतु गर्म करने पर भी उसे मोड़ना है। उसको मोड़ पाने में धनराम असमर्थ होते हैं। बैठा हुआ मोहन वहां पर देख रहा होता है और उसके मन में एक आत्मविश्वास और एक फुर्ती आती है और तुरंत धनराम के हाथों से लोहे को लेकर के तुरंत मोड़ देता है। और लोहे को मोड़ देता है और मोड़ने के बाद इस प्रकार हम अंत में देखते हैं कि मोहन का जाति दूसरा है और धनराम का जाति दूसरा है। धनराम एक लोहार जात में है और मोहन एक सवर्ण जात में है, एक ब्राह्मण जात में है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहां पर शेखर जोशी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि सामाजिक मर्यादाएं, जात के बंधन, जात के आधार पर व्यवसाय चुनने की जो प्रतिबद्धता हमारे समाज में व्याप्त है, इसका खंडन करते हुए, इसका मंडन करते हुए मोहन ने अपने उस मित्र के व्यावसायिक कार्य में हाथ बना करके उसे अपना व्यवसाय बनाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जातिगत जो जात के आधार पर जो कार्य का विभाजन किया गया है ये सर्वथा अनुचित। इससे प्रतिभाओं का हनन होता है। लिहाजा जाति में ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रतिभाशाली हों और हमें हमेशा यह नहीं देखना चाहिए कि प्रतिभाशाली की जात क्या है। इसलिए अम्बेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था और मेरी समझ से यह उचित भी। हमें हर जगह से प्रतिभा का सम्मान करना होगा। प्रतिभा कहीं भी है, अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहीं भी हो सकती है, प्रतिभा, मेधा कहीं भी हो सकती है, हुनर कहीं भी हो सकता है, कौशल कहीं भी हो सकता है। वह जात के बंधन में नहीं बनता है। और मेरी समझ से इस पाठ में गलता लोहा जो शीर्षक है वो वास्तव में अपने अर्थ को द्योतित करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। जिस प्रकार से कठिन लोहा, कठोर लोहा पिघल जाता है तो अपनी कठिनाई को, अपनी उष्णता को,
अपनी कठोरता को वो त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार से हमको भी अपने, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो अर्थगत हो, चाहे वो धर्मगत हो, हमको इनके कठिन बंधनों में नहीं बंधना चाहिए। हमें हमेशा मानवीयता की, मानवता की, प्रतिभा की और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए सदा आगे बढ़कर के ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़कर के सहयोग करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, इस गलता लोहा के माध्यम से शेखर जोशी ने जो अपने भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, मेरी समझ से मैंने अपने इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित ही आपकी समझ में आया होगा, और अगर जो भी इस पाठ में नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।